सुप्रभात। आज हम अतीत में दबे पांव अध्याय के अभ्यास प्रश्न समझते हैं। इससे पूर्व मैंने आपको ये पाठ समझा दिया था। इस अध्याय का जो पहला प्रश्न है, सिंधु सभ्यता साधन संपन्न थी पर उसमें भव्यता का आडंबर नहीं था, कैसे? तो सबसे पहला प्रश्न जो है उसका जो आंसर है, सबसे पहले अपन जान लेते हैं साधन संपन्न कैसे थे। तो उत्तम अन्न भंडारण व्यवस्था थी, एक वहां का नगर नियोजन, वहां की वास्तुकला, वहां का सामाजिक परिवेश, इन सभी के आधार पर हम कह सकते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता जो थी वो साधन संपन्न थी। अब ये कह रहा है कि इसमें भव्यता का आडंबर नहीं था। भव्यता का आडंबर नहीं था, बिल्कुल सही है, क्योंकि वहां पर जो मूर्तियां मिली हैं वो छोटी हैं। वहां की नावें जो है वो भी छोटी नावें मिली हैं। वहां के राजा का जो मुकुट है, राजा का मुकुट वो भी छोटा मिला है, और छोटी मूर्तियां मिली हैं, छोटी नावें मिली हैं, राजा का मुकुट भी छोटा मिला है, न ही कोई बड़े महल मिले हैं। ये इस बात का संकेत है कि उस समय की सभ्यता साधन संपन्न होते हुए भी उसमें किसी प्रकार की भव्यता का आडंबर नहीं था, प्रभुत्व नहीं था, दिखावा नहीं था। दूसरा प्रश्न हमारा, दूसरा प्रश्न है, सिंधु सभ्यता की खूबी उसका सौंदर्य बोध है जो राज पोषित या धर्म पोषित न होकर समाज पोषित था, ऐसा क्यों कहा गया है? देखिए, यानी कि वहां का सौंदर्य बोध जो था वो तकनीकी से अधिक कला सिद्धि को सिद्ध करता है। वहां की जो कला सिद्धि है, जो वहां की तकनीकी है, वहां पर न तो किसी राजा का इतना प्रभुत्व था, न ही किसी धर्म का इतना प्रभुत्व था। जो भी चीजें बनी हैं वो सारी समाज के लिए बनी है। यानी समाज जिसका यानी जैसी आवश्यकता होती है वो चीजें जो है समाज के लिए बनी है। जैसे वहां का नगर नियोजन है, वहां का नगर नियोजन, वहां की मोहरें, वहां के खिलौने, वहां की जो वास्तुकला संबंधी जानकारी, मिट्टी पर बने हुए चित्र, मिट्टी पर बने हुए मिट्टी के बर्तन पर बने चित्र, वहां का रहन सहन से संबंधित जो भी मकान की जानकारी है वो सारी समाज पर आधारित थी, न किसी धर्म पर आधारित थी, न किसी राजतंत्र पर आधारित थी। अर्थात न राजा का प्रभाव था, न धर्म का प्रभाव था। यही नहीं, वहां के जो आभूषण जो मिले हैं, केस विन्यास संबंधी जो जानकारी मिली है, इन सभी बातों से हम कह सकते हैं कि वहां का जो सौंदर्य बोध जो है वो समाज पोषित था, जो कि कह सकते हैं कि राज पोषित और धर्म पोषित न होकर समाज पोषित था। तीसरा प्रश्न जो है, तीसरा है, पुरातत्व के
तीसरा प्रश्न, पुरातत्व के किन चिन्हों के आधार पर आप ये कह सकते हैं कि सिंधु सभ्यता ताकत से शासित होने की अपेक्षा समझ से अनुशासित सभ्यता थी? बिल्कुल सही बात है। सिंधु घाटी सभ्यता को अनुशासित सभ्यता या शांति प्रिय सभ्यता कहा जाता है। क्यों? क्योंकि वहां पर कृषि के औजार तो मिले हैं, लेकिन किसी प्रकार का हथियार नहीं मिला। हथियार नहीं मिला है, जो कि बड़ी बड़ी सभ्यताओं में देखने को मिलता है। न ही बड़े भव्य महल मिले हैं, न ही बड़े भव्य महल मिले हैं कि जो दिखावा प्रवृत्ति, न ही कोई बड़ी राजाओं की समाधियां मिली हैं, न ही राजाओं की इतनी बड़ी समाधियां मिली हैं, यानी कि और न ही कोई बड़े भव्य मंदिर मिले हैं, न ही कोई बड़े भव्य मंदिर मिले हैं। अर्थात वहां की हर चीज में एक रूपता दिखाई देती है। इस प्रकार हम कह सकते हैं सिंधु घाटी की सभ्यता जो है अनुशासित सभ्यता थी। हाँ, वहां पर किसी मुखिया का शासन जरूर था, लेकिन वो मुखिया जो है शासन ताकत के बल पर न करके अनुशासन के बल पर करता था। और जहां अनुशासन के बल पर शासन होता है, वहां की प्रजा भी हमेशा सुखी रहती है। अगला प्रश्न, चौथा प्रश्न जो है हमारा, चौथा प्रश्न है, ये सच है कि यहाँ किसी आंगन की टूटी फूटी सीढ़ियां अब आपको कहीं नहीं ले जाती, वे आकाश की तरह अधूरी रह जाती हैं, लेकिन उन अधूरे पायदानों पर खड़े होकर अनुभव किया जा सकता है कि आप दुनिया की छत पर हैं। वहां से आप इतिहास को नहीं, उसके पार जाकर रहे हैं। इस कथन के पीछे लेखक का आशय क्या है? यानी कि हमें किसी भी सभ्यता के दर्शन करने हैं तो इसके लिए प्रत्यक्ष अनुभूति आवश्यक है। अगर प्रत्यक्ष अनुभूति नहीं होगी तो हमें वहाँ की जो पर्याप्त जानकारी, जो अनुभव होना चाहिए, वो हमें नहीं मिलेगा। प्रत्यक्ष अनुभूति लेखक को चाहिए कि लेखक वहाँ गया, उसका प्रत्यक्ष अनुभूति देखा, और जब वो वहाँ खड़े होकर देखा तो उसको सिंधु घाटी सभ्यता को देखकर उसको विश्व सभ्यता के दर्शन हुए। विश्व सभ्यता के दर्शन हुए। यानी लेखक जब वहाँ गया और वहाँ जाकर जब उसने देखा तो उसको टूटे फूटे घरों को देखकर, सिंधु घाटी सभ्यता के टूटे फूटे घरों को देखकर उसको विश्व सभ्यता के दर्शन होने लगे। और वहाँ से देखने पर, और वहाँ जाकर देखने पर उसको एक कालखंड की अनुभूति हुई कि ये सभ्यता कितनी पुरानी है। उसको ये मालूम हुआ कि ये सभ्यता जो है मिस्र और मेसोपोटामिया की सभ्यता से भी पुरानी है, और ये विश्व की सबसे प्राचीनतम सभ्यता है। विश्व की सबसे प्राचीनतम सभ्यता है। जब हम वहां जाकर देखते हैं तो मानव का जीवन कैसा था, मानव का कर्मिक विकास किस प्रकार हुआ होगा, ये सारी जानकारी हमको वहां जाकर मिलती है। यानी कि मानवता के चिन्ह और मानव जीवन का कर्मिक विकास, इस संबंध में भी हमको पर्याप्त जानकारी मिलती है, जो हमारे लिए अनुकरणीय है, जिसको हम आज भी फॉलो करते हैं। बहुत सारी ऐसी बातें उस समय की हैं जिसको हम आज भी अपनाते हैं, वो हमारे लिए अनुकरणीय है। और यही नहीं, वहां पर जब हम जाते हैं तो हवा चलती है, जो साय की ध्वनि जो है हवा चलती है, तो इससे हमें मानव जाति के भी दर्शन होते हैं। क्योंकि वहाँ की हवा जो है, वहाँ की जो हवा चलती है, साय की जो ध्वनि होती है, अर्थात
हम कह सकते हैं कि ये भौगोलिक दृष्टिकोण से पूर्ण रूप से एक सुरक्षित शहर था और वहाँ पर जलवायु भी उत्तम थी। इस तरह से हमें वहाँ की प्रत्यक्ष अनुभूति होती है। इसी प्रकार हमें भी किसी भी स्थान की अगर जानकारी प्राप्त करनी है तो हमें वहाँ जाकर इसका प्रत्यक्ष अनुभव लेना चाहिए। अगला प्रश्न 5वां, जो प्रश्न है टूटे फूटे खंडर सभ्यता और संस्कृति के इतिहास के साथ साथ धड़कती जिंदगियों के अनछुए समयों का दस्तावेज है। इस कथन का भाव स्पष्ट कीजिए। देखिए, अब बात आनी है दस्तावेज की। अब हमें कोई दस्तावेज तो वहां से मिला नहीं है। सिंधु घाटी सभ्यता की जो चित्रलिपि है जिसको हम पढ़ नहीं पाए हैं, इसलिए हमारे पास कोई दस्तावेज नहीं है। तो उस खंडर की, यानी जो खंडर है, उस खंडर के अवशेषों के आधार पर, हम उस सभ्यता व संस्कृति से रूबरू हो सकते हैं, क्योंकि वहां की चित्रलिपि को अभी तक पढ़ाया नहीं गया। जैसे फॉर एग्जाम्पल, जैसे मकान की देरी पर खड़े होकर हम ये अनुभव कर सकते हैं कि उस समय के मकान कैसे थे, कितने कमरे थे, संयुक्त परिवार प्रथा थी या नहीं, वो सारी जानकारी हमें मिल सकती है। और हम रसोई के पास खड़े होकर हम गंध का भी अनुभव कर सकते हैं, यानी कि हम सिंधु घाटी सभ्यता में रसोई के पास खड़े होकर वहां की गंध का भी अनुभव कर सकते हैं। और बैलगाड़ी, वहां की सड़कों को देखकर हम ये अनुमान लगा सकते हैं कि बैलगाड़ी आमने सामने आराम से चलती थी। बैलगाड़ी की रुनझुन को भी महसूस कर सकते हैं, वहां जाने पर। और वहां का चित्रकारी इतिहास देखकर, भी ये सारे दस्तावेज जो हमें मिले हैं, एक तरह से जो ये अवशेष है उसी के आधार पर हमने दस्तावेज बनाया है, लिखा है इतिहासकारों ने। अब तक वहां की चित्रलिपि को पढ़ा नहीं गया, जब जिस दिन पढ़ा जाएगा बहुत सारे रहस्य जो हैं हमारे सामने आएंगे। अगला प्रश्न, 6वां प्रश्न, इस पाठ में एक ऐसे स्थान का वर्णन है जिसे बहुत कम लोगों ने देखा होगा, परंतु इससे आपके मन में उस नगर की एक तस्वीर बनती है। किसी ऐसे ऐतिहासिक स्थल जिसको आपने नज़दीक से देखा हो, उसका वर्णन अपने शब्दों में करना है। यानी जो स्थान आपने देखा है उसका आप वर्णन कर सकते हो। आपने हल्दी घाटी देखा है, आपने चित्तौड़ देखा है, आपने जैसलमेर देखा है, और आपको क्या अनुभूति हुई है, आप इसका वर्णन कर सकते हो। देखिए, आजकल स्कूलों में जो ऐतिहासिक भ्रमण होते हैं वो इसीलिए होते हैं कि आपको वहाँ की भौगोलिक जानकारी, वहाँ की ऐतिहासिक जानकारी मिले। अगला प्रश्न, 7वां प्रश्न जो है, नदी, कुएं, स्नानागार और बेजोड़ निकासी व्यवस्था को देखते हुए लेखक पाठकों से प्रश्न पूछता है कि क्या हम सिंधु घाटी सभ्यता को जल संस्कृति कह सकते हैं? आपका जवाब लेखक के पक्ष में है या विपक्ष में है? तो हमारा जवाब जो है वो लेखक के पक्ष में है, यानी कि हमारा जवाब जो है वो लेखक के पक्ष में है कि हम सिंधु घाटी सभ्यता को जल संस्कृति सभ्यता कह सकते हैं। क्यों कह सकते हैं? हमें बताना है। देखो, वहां पर एक जलकुंड मिला है, महाकुंड जिसको कह सकते हैं, जिसकी साइज 40 × 25 × 7। इसके पास में ही एक कुआं मिला है जिसके माध्यम से उसमें जल सप्लाई होती थी,
और उस जलकुंड के पास ही स्नानागार मिले हैं। और वो स्नानागार जो है, किसी भी स्नानागार का दरवाजा एक दूसरे के सामने नहीं खुलता है। प्रत्येक मकान में स्नानागार है, प्रत्येक मकान में स्नानागार है। और उस मकान से जो गंदा पानी है वो नाली के माध्यम से एक होदी तक आता है, होदी से फिर वो बड़ी नाली में जाता है। और वहाँ की नालियाँ सारी जो है, अधिकांश नालियाँ जो है वो ढकी हुई हैं। पांचवा, और वहाँ पर जो हाथी, गैंडा, जो पशुओं के जो चिन्ह पाए गए हैं, इस बात से स्पष्ट होता है क्योंकि ये पशु जो है जहाँ जल अधिक होता है वहीं रहते हैं, इसलिए वहाँ की जो है जल संस्कृति सभ्यता थी। और यही नहीं, जो कुएं थे उन कुओं के माध्यम से खेतों में सिंचाई भी होती थी। और नालियाँ सारी पक्की ईंटों की बनी हुई थी। ये सारी चीज़ें जो है हमको बतानी है। इस कारण से हम सिंधु घाटी नदी सभ्यता को जल संस्कृति सभ्यता भी कह सकते हैं। लास्ट प्रश्न जो हमारा है, आठवां प्रश्न जो हमारा है, आठवां प्रश्न हमारा सिंधु घाटी सभ्यता का कोई साक्ष्य नहीं मिला है। बिल्कुल सही बात है, सिर्फ अवशेषों के आधार पर ही धारणा बनाई है। इस लेखन में मोहनजोदड़ो के बारे में धारणा व्यक्त की गई है। क्या आपके मन में भी इससे कोई भिन्न धारणा या भाव पैदा होता है? इन संभावनाओं पर कक्षा में समूह में चर्चा करनी है। यानी कि आपको ये नहीं करना है, फिर भी मैं आपको समझा देता हूँ, क्योंकि सिंधु सभ्यता की जो जानकारी है, सिंधु सभ्यता की जो जानकारी है वो हमें अवशेषों के आधार पर मिली है। वहाँ की जो लिपि है वो चित्रलिपि है, जिसको अभी तक पढ़ा नहीं गया। वहाँ की चित्रलिपि जो है बहुत सारे रहस्य जो है समेटे हुए हैं। अब वो धारणा कैसे बनी है, हम उसके बारे में धारणा कैसे बनाते हैं, यानी कि हमने क्या क्या देखा है जिससे हमारे मन में ऐसी धारणा पैदा हुई है। तो अत्यंत विकसित सभ्यता थी, अत्यंत विकसित सभ्यता थी, उन्नत कृषि व्यवस्था थी, नगर नियोजन व्यवस्था थी, उत्तम प्रशासनिक व्यवस्था थी, उत्तम जल निकासी व्यवस्था थी। ये हमारी धारणा, क्योंकि जो कुछ हमने अपनी आंखों से देखा है वहाँ इतिहासकारों ने वही चीज लिखी है। और समाज में दो वर्ग थे, समाज में दो वर्ग थे, उच्च वर्ग और निम्न वर्ग। ये समाज में दो वर्ग थे उस समय। तो ये तो हो गई। अब इसमें आपका मत क्या है, आपको मत बताना है, आपको अपने विचार बताने हैं। कि विचार ये भी हो सकते हैं आपके कि ये सभ्यता चित्रलिपि में लिखी गई है, चित्रलिपि है इसकी, जिसको अभी तक पढ़ा नहीं गया है। जब पढ़ा जाएगा तो बहुत सारे रहस्य प्रकट होंगे। नंबर 1। नंबर 2, वहाँ की जो निर्माण शैली जो है बहुत ही मजबूत रही होगी। इस कारण इसके अवशेष जो है टूटे फूटे से ही हमको मिले हैं। यानी हम कह सकते हैं कि ये शायद उस समय की राजधानी रही होगी। मोहनजोदड़ो जो है उस समय की शायद राजधानी रही होगी या कोई व्यापारिक केंद्र रहा होगा। ये सारी बातें आपको इसमें बतानी है। इस तरह से हमारा अध्याय से संबंधित अभ्यास प्रश्न यही समाप्त होते हैं। अगले वीडियो में यानी कि नेक्स्ट जब भी क्लास होगी तो मैं आपको nth रैंक की डायरी के बारे में बताऊंगा। पहले इस पार्ट को समझाऊंगा nth रैंक को, इसके बाद इसके भी अभ्यास प्रश्न करवाऊंगा। धन्यवाद।